वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से लिखोगे। फिर इसके साथ ही इस चैप्टर के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के सभी क्वेश्चन हैंड टू हैंड लिखना बताऊँगी ताकि आपको अलग से वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फिर लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी के सभी चैप्टर्स आप वहां से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है गृह परिचर्या, यानी कि घर पर ही रोगी की देखरेख करने से रिलेटेड यहाँ पर आपको समझाया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो प्रश्न नंबर 1 है, गृह परिचारक का कार्य बताएं। तो गृह परिचारक किसे कहते हैं? रोगी की देखभाल करने वाले को गृह परिचारक कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 के अंदर गृह परिचारक का कार्य पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखो 2 नंबर में आएगा तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, और अगर 4 नंबर में आएगा तो आप आगे का भी लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर, और इसी पूरे आंसर को आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप एक बार ध्यान से सुन लोगे तो एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सकते हो। घर में कभी कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है, इसलिए प्रत्येक लड़के या लड़की के लिए गृह परिचर्या का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे समय में जो रोगी की देखभाल डॉक्टर के निर्देश अनुसार करता है वे गृह परिचारक कहलाता है। समझ में आया? गृह परिचारक कौन कहलाता है? जो रोगी की देखभाल डॉक्टर के निर्देश अनुसार करता है वे गृह परिचारक कहलाता है। अब गृह परिचारक के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो क्या लिखोगे? परिचारक को धैर्य और आत्मविश्वास से काम करना चाहिए, क्योंकि रोगी का स्वभाव बीमारी से चिड़चिड़ा हो सकता है। उसे दयालु व हंसमुख होना चाहिए। उसे डॉक्टर के बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे तन मन तथा ईमानदारी से रोगी की सेवा करनी चाहिए। अब गृह परिचारक के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। रोगी की देखभाल करते समय परिचारक को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, जिससे रोगी स्वस्थ हो जाए। परिचारक के कर्तव्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, रोगी के प्रति। पहला कर्तव्य क्या है गृह परिचारक का? रोगी के प्रति क्या क्या कर्तव्य है? रोगी के साथ सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। रोगी के बिस्तर तथा कमरे की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोगी की शारीरिक स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। गृह परिचारक को रोगी को समय पर दवाई व भोजन देना चाहिए। रोगी के आराम का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा कर्तव्य है गृह परिचारक का चिकित्सक के प्रति। पहला कर्तव्य, चिकित्सक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रोगी के तापमान, नाड़ी, श्वास, मलमूत्र, पीड़ा, भूख, नींद आदि का विवरण चिकित्सक को बताते रहना चाहिए। रोगी की तबीयत में परिवर्तन आया हो तो चिकित्सक को सूचित कर देना चाहिए। अब तीसरा कर्तव्य है गृह परिचारक का खुद अपने प्रति। ठीक 3 कर्तव्यों के अंदर बांटा गया है। तो तीसरा कर्तव्य, लास्ट कर्तव्य है अपने प्रति गृह परिचारक का। पहला, परिचारक को अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अपनी सेहत का। यदि वे स्वयं स्वस्थ रहेगा, स्वयं यानी कि खुद स्वस्थ रहेगा, तो रोगी की देखभाल भी भली प्रकार कर सकेगा। अपने शारीरिक स्वच्छता का यानी कि शारीरिक सफाई का गृह परिचारक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अपने नाखून, दांत तथा वस्त्र साफ रखने चाहिए। रोगी के कमरे में आते ही कीटाणुनाशक साबुन द्वारा हाथ साफ करने चाहिए, यानी कि रोगी के कमरे से बाहर आते ही अपने स्वयं के हाथ कीटाणुनाशक साबुन द्वारा धोने चाहिए। रोगी की देखभाल इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे वे स्वयं बीमार ना पड़े, यानी कि अपना खुद का भी ध्यान रखते हुए रोगी की देखभाल करनी चाहिए, ताकि गृह परिचारक खुद ना बीमार पड़ जाए। प्रश्न नंबर 2 है, रोगी का कमरा कैसा होना चाहिए? यह असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिखा जाने वाला क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी इसमें से थोड़ा बहुत आ सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। घर में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे पूर्ण आराम देने के लिए अलग कमरे में रखना अति आवश्यक है। तो कमरे का चुनाव किस तरह से करना चाहिए? 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। तो ध्यान से सुनना। रोगी के कमरे का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोगी का कमरा घर के सबसे अधिक शांति वाले भाग में होना चाहिए। रोगी के कमरे में शुद्ध वायु व सूर्य की किरणों के आने का प्रबंध होना चाहिए। कमरा रसोई घर से दूर होना चाहिए, जिससे कमरे में धुआं न आ सके। कमरा सड़क के किनारे भी नहीं होना चाहिए, ताकि धूल मिट्टी कमरे में ना आ सके। अब रोगी का बिस्तर बनाएं।
तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल का है तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन, मगर ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसे सिर्फ आप अपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिख लेंगे। पढ़कर बता देती हूँ, पढ़कर सुनने से आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। रोगी का कमरा चुनने के पश्चात उसमें आवश्यक सामान की व्यवस्था करके रोगी का बिस्तर तैयार करना चाहिए। बिस्तर बिछाने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि पलंग को कमरे की किस ओर रखना है। पलंग 3 प्रकार के होते हैं, लोहे का, बान का और निवाड़ का। लोहे का पलंग अधिकतर अस्पतालों में काम आता है। बान तथा निवाड़ के पलंग का घरों में प्रयोग किया जाता है। पलंग किसी भी प्रकार का हो, वे आराम देने वाला तथा कसा हुआ होना चाहिए। अब बिस्तर लगाने का तरीका है, पढ़कर बताती हूँ। रोगी का बिस्तर लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले। बिस्तर सफाई से बिछा हुआ हो तथा उसमें सिलवटें ना हो। बिस्तर के लिए निम्नलिखित सामान होना चाहिए: एक दरी, गद्दा, 3 सफ़ेद चादरें, एक मोम जामा यानी कि प्लास्टिक की शीट, एक कंबल और एक तकिया। बिस्तर लगाने की विधि: पलंग पर पहले दरी बिछाकर उस पर गद्दा बिछाते हैं। गद्दे पर चादर बिछाकर चारों कोनों को मोड़कर गद्दे के नीचे दबाते हैं। प्लास्टिक की शीट जो कि रोगी की कमर से घुटनों तक लंबी होती है, बिछाकर दोनों किनारों को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। इसके ऊपर इसी नाप की चादर बिछाते हैं तथा उस चादर को भी गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। फिर सिर की ओर रोगी की सुविधा के अनुसार तकिया रख देते हैं। तीसरी चादर रोगी के ओढ़ने के लिए होती है, इसे तकिए के ऊपर तक बिछाते हैं और इसके कोने कंबल को इस प्रकार फैलाते हैं कि इसका ऊपरी सिरा तकिए के नीचे तक आ जाए। तकिए के ऊपर बिछी हुई अतिरिक्त चादर को कंबल के ऊपर मोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, थर्मामीटर की रूपरेखा दें। तो थर्मामीटर के बारे के अंदर बताना है आपको। तो 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी होगी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की भी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। शरीर के तापमान को मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। ये शीशे की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। शीशे की नली पर 85 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशान लगे होते हैं। थर्मामीटर में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। याद रखना, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आजकल बाज़ार में ऐसे थर्मामीटर भी मिलते हैं जिन पर रोगी का ताप अंकों में लिखा हुआ होता है। थर्मामीटर लगाने की विधि क्या है? असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल में लिखने के लिए आ सकता है। थर्मामीटर को कीटाणुनाशक औषधि द्वारा धोकर पारे को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे कर दें। फिर रोगी की जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद करने के लिए कहें। थर्मामीटर को उसके ऊपर लिखे हुए समय के दुगने समय तक लगाते हैं, डबल टाइमिंग तक लगाते हैं। थर्मामीटर को निकालकर ताप देखते हैं तथा इसको धोकर रखते हैं। अब निम्नलिखित स्थितियों में थर्मामीटर मुंह में नहीं लगाते: बच्चे व बेहोश व्यक्ति को, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को, क्योंकि वो उसे मुंह में चबाकर तोड़ सकते हैं, ठंडा या गर्म खाने पीने के पश्चात भी नहीं लगाते हैं और नहाने के तुरंत बाद भी थर्मामीटर नहीं लगाते हैं। ठंडी सेक और गर्म सेक का अंतर लिखो। देखो, ठंडी सेक, इसका प्रयोग रक्त के बहाव को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए, सूजन, दर्द या बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। याद रहेगा, ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता कब किया जाता है? रक्त के बहाव को रोकने के लिए, सूजन या दर्द तथा बुखार को कम करने के लिए। ठंडी सेक 2 प्रकार से की जाती है: बर्फ़ की थैली द्वारा। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी से धोकर थैली के 2/3 भाग को भर देते हैं और उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें, जिससे बर्फ़ शीघ्र ना पिघले। फिर थैली से हवा निकालकर उसमें ढक्कन लगा दें। थैली को बाहर से पोंछकर फिनाइल के कपड़े में लपेटकर रोगी को सेकने के लिए दें। बुखार कम होने पर इसका प्रयोग कम कर दें। अब ठंडी पट्टी द्वारा, इसके लिए मुलायम कपड़े के 2 टुकड़े लेकर बर्फ़ के पानी में डाल देते हैं। फिर एक कपड़े को निचोड़कर रोगी के माथे पर रखते हैं। इसके गर्म हो जाने पर दूसरे कपड़े को निचोड़कर रखते हैं। थोड़े थोड़े समय के बाद पानी को बदलते रहना चाहिए। अब है गरम सेक। गरम सेक का प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग शरीर के किसी हिस्से में दर्द, रक्त के बहाव को तेज़ करने के लिए, ठंडी सेक में कम करने के लिए करते हैं और गर्म सेक में रक्त का बहाव तेज़ करने के लिए, सूजन को दूर करने तथा शरीर में गर्मी पहुंचाने के लिए किया जाता है। गर्म सेक निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है: गर्म पानी के द्वारा, कांच की बोतल के द्वारा, रबड़ की थैली के द्वारा, ईंट द्वारा।
रुई द्वारा, रोटी द्वारा, रेत की थैली या नमक द्वारा, रबड़ की थैली। थैली को मेज के किनारे के साथ टिकाकर कीप द्वारा गर्म पानी से 2/3 भरें। पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, इससे थैली के फटने का भय रहता है। यानी कि सिर्फ तेज़ गर्म होना चाहिए, उबला हुआ ना हो। थैली को तौलिए या मोटे कपड़े में लपेट कर दें, जिससे रोगी की त्वचा ना जले। कांच की बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर हिला दें, जिससे बोतल ना फटे। फिर गर्म पानी भरकर भाप निकाल दें। फिर पे वाला ढक्कन कस दें। कॉर्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कॉर्क लगाते हैं तो वो भाप से उड़ जाता है, इसलिए हमेशा कांच की बोतल पर ढक्कन कसना चाहिए। अब इसी तरह से है ईंट द्वारा। ईंट को गर्म करके मोटे कपड़े में लपेटकर प्रयोग में लाया जाता है। रुई द्वारा, कोमल अंगों के लिए रुई गर्म कपड़े में गर्म करके प्रयोग में लाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः आंखों की सेक के लिए किया जाता है। रेत या नमक द्वारा, गर्म रेत या नमक को थैली में डालकर सेक करते हैं। रोटी द्वारा, आटे की मोटी सी रोटी पकाकर उसे कपड़े में लपेटकर सेक करते हैं। विद्युत की सेक, बाज़ार में उपलब्ध विद्युत सेक यंत्र द्वारा भी सिकाई की जा सकती है। आपने देखे ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिकाई के पैड्स आते हैं। अब है विसंक्रमण, यानी कि रोगाणुनाशक औषधियाँ क्या हैं। छूत के रोग अधिकतर रोगाणु द्वारा फैलते हैं, इसलिए रोगाणुओं को नष्ट करना आवश्यक है। जिन पदार्थों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है उन्हें विसंक्रामक या रोगाणुनाशक औषधियाँ कहते हैं। याद रहेगा कि जिन पदार्थों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है उन्हें विसंक्रामक या रोगाणुनाशक औषधियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए चूना, DDT, फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। चूना, कच्चे तथा भुने हुए चूने का प्रयोग रोगी के थूक, कफ, मल आदि को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। चूने का प्रयोग शौचालय, कूड़ाघर, नालियों आदि में भी किया जाता है। DDT पाउडर तथा तरल, पाउडर के रूप में भी आता है DDT और तरल रूप में भी आता है। ये चूर्ण तथा तरल दोनों के रूप में होता है। इसका प्रयोग नालियों, शौचालयों में किया जाता है। तरल घोल का प्रयोग मच्छर, मक्खी, खटमल, दीमक आदि को मारने के लिए किया जाता है। फिनाइल, ये एक शक्तिशाली रोगाणुनाशक है। ये भूरे रंग का होता है। पानी में डालने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। ये रोगाणुओं को मारता है और दुर्गंध को दूर करता है। इसको नालियों में, शौचालयों में, थूकदान में डालते हैं। रोगी के वस्त्रों व बिस्तरों को रोगाणु रहित करने के लिए भी ये अधिकतर अस्पतालों में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक रोगाणुनाशक है। ये लाल दवा के नाम से विख्यात है। इसके कण जामुनी रंग के होते हैं और पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसके घोल को गरारे करने, मुंह साफ करने, हैजे के दिनों में फलों व सब्जियों को धोने, घाव को साफ करने के लिए तथा विषैले जंतुओं के काटने पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह परिचर्या से क्या अभिप्राय है। एक अच्छे परिचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गृह परिचर्या से अभिप्राय ऐसी परिचर्या से है जिसमें डॉक्टर के निर्देश अनुसार रोगी के घर में देखभाल की जाती है, जैसे ठीक समय पर थर्मामीटर लगाना, औषधियाँ तथा भोजन देना आदि। गृह परिचारक के गुण क्या क्या होने चाहिए। परिचारक को धैर्य और आत्मविश्वास से काम करना चाहिए, क्योंकि रोगी का स्वभाव बीमारी से चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे दयालु व हंसमुख होना चाहिए। उसे डॉक्टर के बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे तन, मन तथा ईमानदारी से रोगी की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, परिचारक के कर्तव्यों को कितने भागों में बांट सकते हैं। पहले भी पढ़कर बताया था। तो परिचारक के कर्तव्यों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है और इसका विवरण देना है। पहला कर्तव्य है रोगी के प्रति परिचारक का क्या क्या। रोगी के साथ सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, रोगी के कमरे तथा सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रोगी की शारीरिक स्वस्थता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, रोगी को समय समय पर औषधि तथा भोजन देना चाहिए, रोगी के आराम का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कर्तव्य है चिकित्सक के प्रति। तो चिकित्सक की आज्ञा का पालन करना चाहिए गृह परिचारक को, यानी कि सेवा करने वाले इंसान को। रोगी के तापमान, नाड़ी, श्वास, मलमूत्र आदि का विवरण चिकित्सक को बताते रहना चाहिए। रोगी में यदि परिवर्तन आया हो तो चिकित्सक को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। अगला कर्तव्य है अपने प्रति। तो तीसरा कर्तव्य अपने प्रति क्या क्या है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि परिचारक स्वयं स्वस्थ रहेगा तभी तो वो रोगी की देखभाल कर सकेगा।
परिचारक को गृह परिचारक को अपनी शारीरिक स्वस्थता का यानी कि शारीरिक सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, खुद भी साफ रहना चाहिए। रोगी के कमरे से बाहर आते ही गृह परिचारक को कीटाणुनाशक द्वारा हाथ साफ करने चाहिए ताकि वे खुद ना बीमार पड़ सके। फिर है रोगी की देखभाल इस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि गृह परिचारक स्वयं यानी कि खुद भी बीमार ना पड़े। अगला प्रश्न है, रोगी के लिए अलग कमरा क्यों चुनना चाहिए? कमरा चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान से सुनेंगे। घर में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे पूरा यानी कि पूर्ण आराम देने के लिए अलग कमरे में रखना अति आवश्यक है। यदि रोग लंबा और छूत वाला हो तो कमरे का अलग होना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। इन सभी कारणों से ही रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। कमरा चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोगी का कमरा घर के सबसे शांति वाले भाग में होना चाहिए। कमरे में शुद्ध वायु व सूर्य की किरणों के आने का प्रबंध होना चाहिए। कमरा रसोई घर से दूर रहना चाहिए जिससे कमरे में धुआं न आ सके। कमरा सड़क के किनारे नहीं होना चाहिए जिससे धूल मिट्टी कमरे में ना जाए तथा रोगी को शोरगुल भी ना सुनाई दे। प्रश्न नंबर 10, रोगी के कमरे में कौन सा फर्नीचर तथा सामान होना चाहिए? तो रोगी के कमरे में केवल उतना ही सामान और फर्नीचर होना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। रोगी के कमरे का सामान रोगी के वस्त्र, थर्मामीटर, तापमान का चार्ट, औषधियाँ, घड़ी, डायरी, पेंसिल, गर्म पानी की थैली, बर्फ़ की थैली, तौलिया, साबुन, साबुनदानी, तेल, कंघी, शीशी, पट्टियाँ, रुई, कैंची, रोगी के लिए हल्के व रंगीन बल्ब। रोगी के कमरे में फर्नीचर का सामान, एक पलंग व बिस्तर, एक मेज, एक आराम कुर्सी रोगी के लिए तथा अन्य 2 कुर्सियाँ, एक छोटी अलमारी रोगी के कपड़े व अन्य सामान के लिए, एक जाली वाली अलमारी खाने पीने का सामान रखने के लिए। प्रश्न 11, कमरे की सफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कमरे की सफाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोगी के कमरे को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि के घोल में कपड़े को भिगोकर पोंछना चाहिए जिससे धूल ना उड़ सके। यदि रोगी कमरे में ना हो तो झाड़ू द्वारा भी सफाई कर सकते हैं। रोगी का बिस्तर बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? बिस्तर बिछाने की ठीक विधि बतानी है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी होगी और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की भी। रोगी का बिस्तर बनाने के लिए निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है: एक दरी, गद्दा, 3 सफ़ेद चादरें, एक प्लास्टिक की शीट, एक कंबल और एक तकिया। बिस्तर लगाने की विधि: पलंग पर पहले दरी बिछाते हैं, फिर उस पर गद्दा, गद्दे पर चादर बिछाकर उसके चारों कोने बनाते हैं, फिर चारों किनारों को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। प्लास्टिक शीट के टुकड़े जो कि रोगी के कमर के घुटने तक लंबा होता है, कमर से घुटने तक लंबा होता है, बिछाकर दोनों किनारों को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। सिर की और रोगी की सुविधा के अनुसार तकिया रख देते हैं। तीसरी चादर रोगी के ओढ़ने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्मामीटर को कीटाणुनाशक औषधि द्वारा धोकर पारे को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे कर दें। फिर रोगी की जीभ के नीचे रखकर रोगी को मुंह बंद करने के लिए कहें। थर्मामीटर को उसके ऊपर लिखे हुए समय के दुगने समय तक लगाते हैं। थर्मामीटर को निकालकर ताप देखते हैं तथा थर्मामीटर को धोकर रखते हैं। अपना तापमान लेकर चार्ट तैयार करना है तो आप अपने आप कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर इसी को लिख देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बगल में मुंह की अपेक्षा तापमान आधा डिग्री कम होता है। प्रत्येक छोटी लकीर 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। बच्चे और बेहोश व्यक्ति के मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाना चाहिए। ठंडी सेक का प्रयोग क्यों और किस प्रकार करते हैं? तो ठंडी सेक का प्रयोग रक्त के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। सूजन, दर्द तथा तेज़ बुखार को कम करने के लिए करते हैं। ठंडी सेक 2 प्रकार से की जाती है, बर्फ़ की थैली द्वारा और ठंडी पट्टी द्वारा। बर्फ़ की थैली द्वारा बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी से धोकर थैली को 2/3 भर दें और उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें। नमक डालने से बर्फ़ शीघ्र नहीं पिघलती है। थैली को बाहर से पोंछकर कपड़े में लपेटकर रोगी को सेकने के लिए दें। बुखार कम हो जाने पर इसका प्रयोग बंद कर दें।
ठंडी पट्टी द्वारा इसके लिए मुलायम कपड़ा 2 टुकड़े लेकर बर्फ़ वाले पानी में डाल देते हैं। फिर कपड़े को निचोड़कर रोगी के माथे पर रखते हैं। उसके गर्म होने पर दूसरे कपड़े को रखते हैं। इसमें 2-3 बूंदें यूडिक्लोन की भी डाल सकते हैं, जिससे रोगी को ठंडक और ताजगी मिलती रहे। गरम सेक का प्रयोग क्यों करते हैं? रबड़ की थैली भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गरम सेक का प्रयोग शरीर के किसी हिस्से में दर्द, रक्त के बहाव को तेज करने के लिए, सूजन को दूर करने तथा शरीर में गर्मी पहुंचाने के लिए किया जाता है। रबड़ की थैली भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, इससे थैली के गलने या फटने का भय रहता है। भाप निकालकर ढक्कन लगाना चाहिए, यदि भाप रह जाए तो भी थैली फटने का भय रहता है। थैली को उल्टा करके देख लें कि पानी तो नहीं टपक रहा। थैली को मोटे कपड़े या तौलिए में लपेट कर दें, जिससे रोगी की त्वचा ना जले। DDT, फिनाइल पोटेशियम परमैंगनेट आदि का प्रयोग क्यों करते हैं? DDT, फिनाइल पोटेशियम आदि का प्रयोग रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि छूत के रोग और अधिकतर बीमारियां रोगाणुओं से फैलती हैं, इसलिए रोगाणुओं को नष्ट करना आवश्यक होता है। अब इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं। गृह परिचर्या से अभिप्राय ऐसी परिचर्या से है जिसमें देश के निर्देश अनुसार रोगी की घर में देखभाल की जाती है। आंसर होगा डॉक्टर। गृह परिचारक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? धैर्य, दयालु तथा हंसमुख होना चाहिए। गृह परिचारक को रोगी की औषधि तथा भोजन के साथ साथ देश की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। रोगी की शारीरिक सफाई का, रोगी की सर की सफाई का, रोगी की बर्तनों की सफाई का, या उपरोक्त कोई भी नहीं तो रोगी की शारीरिक सफाई का। रोगी के कमरे से बाहर आते ही डेश साबुन से हाथ धोने चाहिए, सोडे वाले साबुन से, खुशबूदार साबुन से, कीटाणुनाशक साबुन से, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा कीटाणुनाशक साबुन। रोगी का कमरा घर के सबसे डेश वाले भाग में होना चाहिए ताकि वे आराम से सो सके। तो आंसर होगा शांति वाले भाग में। रोगी के कमरे में प्रकाश का कैसे प्रबंध होना चाहिए? हल्की रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। प्रश्न 7, रक्त के बहाव को रोकने के लिए कौन सी सेक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है। बुखार को कम करने के लिए भी ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है। रक्त के बहाव को तेज करने के लिए कौन सी सेक का प्रयोग किया जाता है? गरम सेक का प्रयोग किया जाता है। जिन पदार्थों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? विसंक्रामक या रोगाणुनाशक। DDT क्या है? कीटाणुनाशक है, रोगाणुनाशक है। नैप्थलीन है या खटमलों की दवा है तो ये रोगाणुनाशक है। पोटेशियम परमैंगनेट ये एक औषधि है, ये डैश के नाम से भी विख्यात है। आंसर होगा लाल दवाई। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बगल में मुंह की अपेक्षा आधा डिग्री तापमान कम होता है। प्रत्येक छोटी थर्मामीटर की लकीर 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है।